हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीएचएस सेंटर एग्जाम क्लास 9th और क्लास 11th के लिए हिंदी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। और दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की हमारा ये पार्ट 4 होने वाला है। इससे पहले 3 वीडियोस पहले अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने दोस्तों वो वीडियोस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर दोस्तों आप उन्हें देख सकते हो, या फिर दोस्तों आई बटन पे भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हो। और दोस्तों, आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से जरूर देखिएगा। और लास्ट में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट करके कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही गए। अगर आप 30 प्लस क्वेश्चन के सही आंसर दे पाते हो दोस्तों, तो इसका मतलब आप इजीली सीएचएस सेंटर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट आपके सामने। बनारस की स्थानीय बोली का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है दोस्तों अवधी, दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है भोजपुरी, चौथा दोस्तों मैथिली। तो आपको बताना है बनारस की स्थानीय बोली कौन सी है। दोस्तों, स्थानीय बोली आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें बनारस की स्थानीय बोली की, तो बनारस की जो स्थानीय बोली है वो भोजपुरी हो जाएगा। और दोस्तों, अवध है जो, वो किस क्षेत्र की स्थानीय बोली है? दोस्तों, यूपी के दोस्तों जो गोरखपुर, गोंडा, बलिया, अयोध्या वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वह की दोस्तों अवधी की है स्थानीय बोली है। और ब्रज भाषा की बात करें, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और उत्तराखंड है, वहाँ की दोस्तों स्थानीय बोली ब्रज भाषा है। और मैथिली दोस्तों बिहार और झारखंड में ज़्यादा बोली जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है स्थानीय बोली, तो भोजपुरी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हिंदी दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस दोस्तों किस दिनांक को मनाया जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन अगर आपने पढ़ रखा है। ऑप्शन है 1 जनवरी, 9 सितंबर, 14 सितंबर या फिर 10 अक्टूबर। दोस्तों, हिंदी दिवस है जो 14 सितंबर को बनाया जाता है, आपको याद रखना है। तो 14 सितंबर आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। जो मेहनत करेगा दोस्तों वो सफल होगा। तो आपको भी अच्छे से मेहनत करनी है इस सीएचएस सेंटर एग्जाम की, तभी दोस्तों आप सफल हो पाओगे। तो अच्छे से मेहनत करनी है, आप भी लगे हो। तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो आपको दोस्तों ये बताना है कि सर्वनाम कौन सा यहाँ पे यूज हुआ है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे देखें, जो मेहनत करेगा, जो भी यहाँ पे सर्वनाम है, वह सफल होगा, वह भी दोस्तों यहाँ पे सर्वनाम है। अब यहाँ पे दोस्तों अंडरलाइन नहीं किया हुआ है कि इसमें कौन सा बताना है। तो अभी दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें, जो है, अगर हम जो को देखें दोस्तों, पहले दोस्तों आपको सर्वनाम पता होना चाहिए। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर यूज किए जाते हैं उनको दोस्तों सर्वनाम बोलते हैं। और दोस्तों, सर्वनाम है जो, तो इसके 6 भेद होते हैं टोटल: पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें कि जो है वो कौन सा होता है? जो दोस्तों हमारा संबंधवाचक होता है। कौन सा होता है? संबंधवाचक। तो इस हिसाब से दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। अब दोस्तों वह दोस्तों इसके यूज से पता चलता है। अगर दोस्तों हम किसी वस्तु या किसी के मतलब कि किसी की ओर संकेत करते हैं कि वह वस्तु, वह बुक, वह किताब, यह पुस्तक, तब दोस्तों यह हमारा संकेतवाचक यानी कि निश्चयवाचक हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। तो यहाँ पे दोस्तों संबंधवाचक भी ये है, और दोस्तों ये हमारा क्या है? निश्चयवाचक भी है। लेकिन दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो ज्यादातर चांस किसके? संबंधवाचक के हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर दोस्तों क्वेश्चन आया एग्जाम में तो आपको दोस्तों अंडरलाइन करके देगा, जो भी आपसे पूछेगा सर्वनाम की कौन सा है, तो भी आपको ध्यान में रखना है, वहां पे अंडरलाइन करके देगा। अगर नहीं दिया तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। जो हमारा संबंधवाचक हो गया, और जो मेहनत करेगा सो सफल होगा, तो सो अगर यहाँ पे लिखें उसी की सेंस बन रही है, वो भी संबंधवाचक होता है। तो संबंधवाचक आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज दोस्तों अगर हम इंडिकेट करने के लिए वह यह का यूज करते हैं तो वो हमारा निश्चयवाचक हो जाता है, जिसको संकेतवाचक भी कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, किस कवि को हृदयहीन कवि कहा गया है? तो आपको बताना है दोस्तों किस कवि को हृदयहीन कवि कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है और ये भी पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? चाहे हृदयहीन कवि आए, चाहे कठिन काव्य का प्रेत आए, इन दोनों में से कोई एक आ सकता है। तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है बिहारी, ऑप्शन बी है सेनापति, ऑप्शन सी है केशव, ऑप्शन डी है घनानंद। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, पहले भी आपको बताया था, जो केशव दास है, केशव को दोस्तों हृदयहीन कवि या फिर दोस्तों कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और क्यों कहा जाता है मैंने आपको पहले ही बताया था। ये दोस्तों अपनी जो काव्य है उसमें अलंकारों का बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते थे, जिससे दोस्तों जो काव्य का जो मतलब मेन भाव होता था वो दब जाता था। तो अलंकार बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर देते थे। और इनकी दोस्तों अगर रचना की बात करें तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया 2 प्रसिद्ध इनकी रचनाएं आपको ध्यान में रखनी है।
उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, वह नदी जिसमें सदा जल की धारा प्रवाहित होती रहे, इसके लिए एक शब्द आपको बताना है। यानी जिस नदी में दोस्तों हमेशा जल की धारा प्रवाहित होती रहती है उसे दोस्तों क्या कहते हैं, सदा नीरा कहते हैं। क्या कहते हैं, सदा नीरा। तो डायरेक्ट दोस्तों ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 है, आकर्षण का विलोम बताना है। आकर्षण का विलोम क्या होगा, आकर्षण, विकर्षण, संकर्षण या फिर सुकर्षण। दोस्तों आकर्षण का जो विलोम होता है वो विकर्षण होता है, तो ऑप्शन भी आपको यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बताना है। सुबह से मूसलाधार तेज वर्षा हो रही है, तो ऑप्शन ए क्या है आपका यहाँ पे, सुबह से मूसलाधार हो रही है, क्या हो रही है, कुछ नहीं बताया तो ये तो नहीं होगा। सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऑप्शन सी है सुबह से तेज वर्षा हो रही है। चौथा है दोस्तों सुबह से वर्षा हो रही है। दोस्तों मूसलाधार और तेज को हम इकट्ठे नहीं लिखते, बल्कि अगर जो तेज वर्षा हो रही होती है उसको हम मूसलाधार वर्षा कहते हैं। तो इसका मतलब सुबह से मूसलाधार वर्षा हो रही है, ऑप्शन बी वाला दोस्तों शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, तो पर वारो उर्वशी सुन राधि के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। अब दोस्तों अब यहाँ पे देखो, उर्वशी 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 2-3 बार यहाँ पे उर्वशी का यूज हुआ है, लेकिन जो अर्थ है दोस्तों वो दोनों बार के यहाँ पे अलग है। तो दोस्तों जब एक ही शब्द दो या दो से ज्यादा बार क्या है यूज होता है, लेकिन अर्थ अलग अलग होता है, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। यानी दोस्तों इस जो पंक्तियां हैं जो ये, इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अनुप्रास दोस्तों तब होता है जब एक ही व्यंजन की बार बार आवृत्ति होती है। और उपमा दोस्तों जैसे हम कहते हैं कि चांद सा मुख, यानी किसी दूसरे के साथ कंपेयर की जाती है। श्लेष में दोस्तों क्या होता है, शब्द तो एक ही बार यूज होता है, लेकिन दोस्तों जो शब्द है उस शब्द से बहुत सारे मीनिंग मतलब चिपके होते हैं। जैसे दोस्तों आपने वो मोती मानुष चून वाला एग्जाम्पल पढ़ा होगा, है ना। तो एक ही शब्द से दोस्तों बहुत सारे मीनिंग चिपके होते हैं, शब्द एक ही होता है, वहां पे श्लेष होता है। लेकिन यमक में दोस्तों एक ही शब्द एक से अधिक बार यूज होता है और अलग अलग अर्थ होता है, तो वो यमक हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, सु प्लस उक्ति की संधि से क्या बनेगा। सु प्लस उक्ति, तो उ प्लस उ जब करेंगे तो दोस्तों बड़ा उ बनेगा, है ना, बड़ा उ, तो बड़े उ की मात्रा आ जाएगी, यानी कि सुक्ति बन जाएगा। ऑप्शन सी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों अगर आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी यहाँ पे संधि है, तो संधि कौन सी होगी दोस्तों, वो आपको कमेंट करके बताना है कि सुक्ति में कौन सी संधि है, ठीक है ना। इसका जो संधि मतलब कि विच्छेद होता है सु प्लस सुक्ति, और संधि करेंगे तो सुक्ति बनेगा, और संधि कौन सी होगी ये आपको दोस्तों कमेंट में बताना है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बाधा डालना, या फिर मारे मारे फिरना, या फिर अति क्रोध करना, या फिर खाली बैठना। दोस्तों खाक छानने का अर्थ होता है मारे मारे फिरना। ऑप्शन बी दोस्तों आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, दुराचार में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है। दुराचार में दोस्तों उपसर्ग कौन सा है, दु है, दुर है, दुह है, या फिर दुर है। दोस्तों दुराचार में जो उपसर्ग होता है वो आपको ध्यान में रखना है, दुर होता है, लेकिन जो र है वो दोस्तों आधा आता है, पूरा नहीं आता। तो डी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। दूर प्लस आचार दुराचार तब बनता है, ऑप्शन दोस्तों डी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है। होंगे कामयाब कविता किसने लिखी है आपको बताना है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, दूसरा है इबान बुनिन, तीसरा है गिरजा शंकर माथुर, चौथा है सुब्रह्मण्य भारती। दोस्तों होंगे कामयाब कविता लिखी है गिरिजा शंकर माथुर ने, या फिर गिरजा कुमार माथुर भी इनको बोल देते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहन सोहन को डांटता है। मोहन सोहन को डांटता है, इसमें दोस्तों किस कारक का प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, या फिर अपादान कारक। तो दोस्तों यहाँ पे आया है मोहन सोहन को डांटता है, को आया है, तो आपने पढ़ा है कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, और संबोधन में हे अरे वगैरह आता है। तो को है दोस्तों वो दो में आता है, एक तो कर्म में और एक संप्रदान में। अब संप्रदान तो ऑप्शन में नहीं है, तो कर्म दोस्तों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन दोस्तों सिर्फ कर्म कारक मतलब कि ऑप्शन में सिर्फ कर्म कारक इसलिए नहीं लगाना है, आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है ना, इसके बारे में। दोस्तों कर्म में क्या होता है, कर्म कारक में क्या होता है आपको ध्यान में रखना है। जब दोस्तों कोई भी क्रिया हुई है, कार्य हुआ है,
उसका प्रभाव अगर किसी क्रम पे पड़ता है तो उसमें कर्म कारक होता है। जैसे मोहन ने सोहन को डांटा, मोहन है जो सोहन को डांटता है, तो डांटने का प्रभाव सोहन पे पड़ेगा क्योंकि सोहन को डांटा गया, तो यहाँ पे दोस्तों कर्म कारक हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, कौन सा शब्द वस्त्र का पर्याय है? वस्त्र शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? चर, चिर, चीर या फिर चूर? चर, चिर, चीर या फिर चूर, इनमें से कौन सा दोस्तों वस्त्र का पर्यायवाची है? दोस्तों अगर आपने पर्यायवाची शब्द पढ़े हैं तब दोस्तों आप इसका अर्थ बता सकते हो। दोस्तों चर का मतलब चरना, या कोई भी जैसे आप कहते हैं खेत चरने वाला चर होता है। चीर का मतलब दोस्तों लंबी समय के लिए यूज करते हैं। चीर का मतलब दोस्तों क्या होता है? वस्त्र होता है। चीर हो गया, पट हो गया, वसन हो गया, अंबर हो गया, ये परिधान भी बोल देते हैं दोस्तों, कपड़ा भी बोल देते हैं, अंशु, कर, मयूख भी बोल देते हैं, ये दोस्तों वस्त्र के पर्यायवाची होते हैं। तो चीर ऑप्शन सी वाला आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है आपको बताना है। अलकनंदा, कालिंदी, भागीरथी, जाह्नवी। दोस्तों अलकनंदा, भागीरथी और जाह्नवी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची हैं, लेकिन कालिंदी दोस्तों यमुना का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है। और गंगा का दोस्तों जो पर्यायवाची आपको पता चलेगा अलकनंदा, भागीरथी, जाह्नवी। और जो यमुना नदी है, यमुना का पर्यायवाची कालिंदी भी होता है, कृष्णा भी होता है और सूर्य सूता भी होता है, भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, काला शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनेगी? काला से कालिया, कालीमा, कलई या फिर कालू। दोस्तों काला शब्द से भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? ये आपको ध्यान में रखना है, कालीमा बनता है। क्या बनता है? कालीमा। तो ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, कवि का स्त्रीलिंग शब्द। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कवि का स्त्रीलिंग बहुत बारे क्वेश्चन में पूछा जाता है, नवोदय में भी और सीएचएस एग्जाम में भी। कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। कवित्री होगा, कवयात्री होगा, कवियित्री होगा, या कवयित्री होगा। तो ये भी इसमें दोस्तों बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है क्या होगा? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कवयित्री, कवयित्री यानी कि डी वाला दोस्तों कवि का स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है दोस्तों? चतुर्भुज शब्द में समास है। चतुर्भुज शब्द में कौन सा समास है ये आपको बताना है। दोस्तों चतुर्भुज शब्द में कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर तत्पुरुष। दोस्तों वैसे तो जो चतुर्भुज समास है, इसमें चतुर्भुज जो शब्द है इसमें दो समास है। कौन कौन से? द्विगु और दूसरा दोस्तों कौन सा? बहुव्रीहि। द्विगु और बहुव्रीहि दोनों है। अब दोस्तों यहाँ पे चतुर्भुज में क्या इसका संधि विच्छेद बनेगा, सॉरी समास विग्रह बनेगा। चार है भुजाएं जिसकी, या फिर चार भुजाओं का समाहार, ये समूह। अगर दोस्तों हम इसमें देखें चार भुजाओं का समाहार, तो ये बनेगा दोस्तों द्विगु, क्योंकि जब पहला पद संख्यावाचक होता है तो द्विगु समास होता है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे, चार है भुजाएं जिनकी यानी कि विष्णु, चार है भुजाएं जिनकी जिसकी यानी कि विष्णु जी, भगवान विष्णु जी, तब दोस्तों बहुव्रीहि हो जाएगा। अब फिर इन दोनों में से कौन सा लगाएं? दोस्तों जब ऐसा क्वेश्चन आए तो यहाँ पे चतुर्भुज है, चतुर्भुज अगर दोस्तों बहुव्रीहि ऐसा आया जिसमें पहला पद संख्यावाचक हुआ, तो दोस्तों आपको द्विगु लगाना है। क्या लगाना है? द्विगु लगाना है। और कई बार दोस्तों दोनों ऑप्शन भी सही कर देते हैं, कभी कभी क्या होता है कि दोनों ऑप्शन सही कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको द्विगु लगाना है। अगर यहाँ पे दोस्तों चतुर्भुज की जगह कोई ऐसा बहुव्रीहि होता जिसका पहला पद संख्यावाचक नहीं होता, तब दोस्तों बहुव्रीहि लगाते। तो ये दोस्तों यहाँ पे द्विगु लगेगा। वैसे इसमें बहुव्रीहि समास भी है, ठीक है ना। ऑप्शन में अगर दोनों हो तब द्विगु लगा देना, अगर अकेला अकेला लिखा फिर तो द्विगु, और वही व्रीहि है तो बहुव्रीहि लगा देना, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, वाग प्लस में की संधि से शब्द कौन सा बनेगा? वांग्मय, वांग्मय, या फिर वाग्मय, या फिर वांग्मय। तो इनमें से बताना है वाक प्लस में की संधि से। दोस्तों जब क और म को आपस में जोड़ते हैं, क और म को, तो जो क वर्ग का पांचवा अक्षर होता है ये वाला, ये बन जाता है। तो ये दोस्तों डी वाले में बना है वांग्मय। ऑप्शन डी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? हिंदी में कुल स्वर आपको बताना है दोस्तों कितने हैं। 10 है, 11 है, 12 है, या फिर 13 है। दोस्तों हिंदी में कुल कितने स्वर हैं? दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, हिंदी में अगर स्वर की बात करें तो वो 11 होते हैं, 11 दोस्तों स्वर होते हैं। व्यंजन दोस्तों 41 होते हैं। और टोटल वर्ण की बात करें तो 52 होता है, क्योंकि 11 को 41 को जोड़ेंगे तो 52 बनेगा। अब 11 दोस्तों स्वर होते हैं, अ, आ, ई, उ, री और ए, ओ। तो ये दोस्तों कितने? 11 हमारे स्वर होते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर व्यंजन की बात करें, व्यंजन दोस्तों 41 होते हैं। जैसे कुछ तो दोस्तों स्पर्श व्यंजन हो गए, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इसमें दोस्तों एक ऐसा भी आता है ड के पैर में बिंदी,
है ना, और ढ के पैर में बिंदी 2 ये हो गए 27। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं दोस्तों यरलो वाले, उष्म व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं और 2 आगत व्यंजन भी होते हैं। तो इनको मिला के दोस्तों 41 बन जाएंगे। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि मूल व्यंजन कितने हैं, मूल व्यंजन दोस्तों 33 होते हैं, टोटल व्यंजन कितने होते हैं 41, और स्वर कितने होते हैं 11 होते हैं, अभी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। लकीर का फकीर, ऑप्शन ए है प्रगतिशील, ऑप्शन बी है रूढ़िवादी, ऑप्शन सी है उदार होना, ऑप्शन डी है आलसी होना। दोस्तों लकीर का फकीर हम उसे बोलते हैं जो पुरानी बातों पे चलता है, जो पुराने कोई बिलीव्स हैं उन पे चलता है, उसको बोलते हैं हम लकीर का फकीर। और इसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, रूढ़िवादी होना बोलेंगे। यानी रूढ़िवादी व्यक्ति जो पुरानी जो धारणाएं हैं, पुरानी बातें हैं उन पे चलता है, तो उसको दोस्तों रूढ़िवादी या लकीर का फकीर कहेंगे। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, भाषा की लघुत्तम इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे छोटी इकाई आपको बताना है, वाक्य, अर्थ, वर्ण या फिर शब्द। दोस्तों भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण होता है, और अगर वर्ण ऑप्शन में ना हो, ध्वनि ऑप्शन में हो, तो ध्वनि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या तो ध्वनि या फिर वर्ण होती है, दोनों में से जो भी ऑप्शन में हुआ वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी जो इकाई है दोस्तों वैसे तो वाक्यों को माना जाता है। और क्वेश्चन ऐसा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी है। सार्थक भी अगर साथ में जोड़ दे, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई, तो सार्थक अगर आप साथ में जोड़ते तो शब्द हो जाएगा, अकेला लघुत्तम यानी छोटी इकाई होगा तो वर्ण या ध्वनि, और बड़ी इकाई पूछेगा तो वाक्य यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, अर्थ धन उपार्जन का संधि पद क्या होगा। अर्थ में आया है अ, उपार्जन में आया है उ, अ और उ को जोड़ेंगे तो बनेगा ओ, तो यानी कि दोस्तों अर्थोपार्जन हो जाएगा। अर्थोपार्जन, अर्थोपार्जन ऑप्शन डी में लिखा है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ओ आ गया, अ प्लस उ करके ओ आ गया, तो आपको बताना है कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर भी लिख देना 23, इसमें कौन सी संधि होगी, ठीक है ना। संधि आपको बताना है कौन सी यहाँ पे होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, नरसिंह में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष, ऑप्शन बी है कर्मधारय, ऑप्शन सी है द्वंद्व, ऑप्शन डी है अवयवी भाव। नरसिंह, नरसिंह में दोस्तों आपको समास बताना है कौन सा है। नरसिंह का दोस्तों समास विग्रह क्या बनेगा, सिंह रूपी नर, यानी सिंह रूपी नर, इसका क्या बनेगा सिंह रूपी नर। और सिंह रूपी नर अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें कौन सा समास होगा। इसमें दोस्तों कर्मधारय समास होगा, क्योंकि जैसे नयन कमल, कमल के समान नयन, ये सिंह नर सिंह यानी कि सिंह रूपी नर, इस टाइप के दोस्तों जो समास होता है वो कौन सा होता है, कर्मधारय होता है। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, जो लौकिक या सांसारिक प्रतीत ना हो उसके लिए हम एक शब्द क्या कहेंगे। जो लौकिक या सांसारिक ना हो उसे क्या कहेंगे। जो लौकिक ना हो तो सीधी बात है दोस्तों क्या हो जाएगा, जो लौकिक ना हो तो अलौकिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दोस्तों आपका डायरेक्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसने बोलते लौकिक नहीं है तो अलौकिक हो जाएगा, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं होती है, जैसे सफल नहीं है तो असफल, है ना, तो अलौकिक हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, माधव सो रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है। माधव सो रहा है, इसमें क्रिया आपको बतानी है। दोस्तों सकर्मक क्रिया वो होती है जब किसी भी मतलब वाक्य दिया है उसमें कर्म भी हो, कर्ता भी हो, क्रिया भी हो, तीनों होने चाहिए, कर्ता कर्म और क्रिया। प्रेरणार्थक दोस्तों आपको बताई हुई है, जैसे जब किसी क्रिया में यानी कोई भी व्यक्ति है करता है, वो खुद काम नहीं करता, दूसरों से काम करवाता है, दूसरों को प्रेरणा देता है काम करने की, वो प्रेरणार्थक हो जाएगी। अकर्मक में दोस्तों क्या है, कर्म नहीं होता, अकर्मक यानी कर्म नहीं है, इसमें सिर्फ कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होता, है ना। दूसरी भाषा में क्या कह सकते हैं, कर्ता के द्वारा जो भी काम किया गया उसका प्रभाव किसी दूसरी चीज पे नहीं पड़ता, जब कर्म है ही नहीं तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। सकर्मक में क्या होता है, तीनों होते हैं, कर्ता क्रिया कर्म, और कर्ता का प्रभाव दोस्तों किसी दूसरी चीज पे पड़ता है यानी कि कर्म पे पड़ता है। द्विकर्मक, द्वि का मतलब दो, कर्म यानी कि कर्म यानी जिसमें दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक होती है। अब माधव सो रहा है, माधव सब्जेक्ट है, करता है, सोना दोस्तों यहाँ पे क्या है, वर्ब है, क्रिया है। अब ऑब्जेक्ट यानी कर्म है नहीं, कर्म नहीं है तो अकर्मक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कर्मक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है, किस साहित्यकार का कर्म क्षेत्र वाराणसी नहीं था। दोस्तों चार ऑप्शन है, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह। इनमें से किस साहित्यकार का कर्म क्षेत्र वाराणसी नहीं था, ये आपको बताना है। दोस्तों अगर आप यहाँ पे देखो, जयशंकर प्रसाद है जो, और यहाँ पे प्रेमचंद है जो, और शिव प्रसाद सिंह है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह, इन तीनों का दोस्तों कर्म क्षेत्र वाराणसी था। लेकिन जो महादेवी वर्मा है इसका दोस्तों कार्य क्षेत्र वाराणसी नहीं था, बल्कि ये इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं। जैसे महादेवी वर्मा हो गए, हरिवंश राय बच्चन, और यहाँ पे दोस्तों
जो त्रिपाठी निराला जी हैं, और एक पंत भी है, सुमित्रा नंदन पंत। ये दोस्तों इलाहाबाद से संबंधित है। तो महादेवी वर्मा दोस्तों इसका कर्म क्षेत्र वाराणसी नहीं था। ऑप्शन बी वाला आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28, रुद्र रस का स्थायी भाव। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, रस वाले दोस्तों इससे क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो जितने भी दोस्तों 8-10 रस हैं उन सभी के स्थायी भाव आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन दोस्तों स्थायी भाव से ही पूछा जा रहा है, ठीक है ना। स्थायी भाव आपको याद कर लेने हैं सभी रस के, ठीक है ना। इसमें ज्यादा वैसे अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो इसके स्थायी भाव, सभी रसों के स्थायी भाव अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। पहला दोस्तों गलानी, दूसरा है साहस, तीसरा जुगुप्सा, चौथा है क्रोध। तो रुद्र रस का स्थायी भाव आपको बताना है दोस्तों। जो रुद्र रस है उसका स्थायी भाव क्रोध होता है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और जुगुप्सा या फिर गलानी की बात करें दोस्तों, इसका मतलब दोस्तों निंदा या बुराई होता है। इसका जो स्थायी भाव होगा वो होगा, मतलब ये दोस्तों किसका किस रस के स्थायी भाव है, ये है दोस्तों विभत्स रस के स्थायी भाव है। और साहस या फिर उत्साह, साहस या उत्साह, ये दोस्तों वीर रस का स्थायी भाव होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सभी रस और दोस्तों इसके स्थायी भाव आपको याद कर लेने हैं। मैंने दोस्तों इनका जो एक मतलब कि एक पिक है जो वो टेलीग्राम ग्रुप में डाली हुई है, वहां से आपको सभी रस और इसके स्थायी भाव मिल जाएंगे। कालिंदी कूल कदम की डारन, इसमें अलंकार बताना है। कालिंदी कूल कदम की डारन, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है क की आवृत्ति हुई है बार बार, क व्यंजन 3 बार आया है। तो जब आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है कृत्रिम का विलोम शब्द। कृत्रिम शब्द का विलोम बताना है। कृत्रिम का मतलब होता है दोस्तों मतलब कि जो बनाया गया है, मानव निर्मित बोल सकते हो, संश्लेषित बोल सकते हो, ठीक है ना, या फिर अप्राकृतिक इसको बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? अप्राकृतिक इसको बोलेंगे। यानी कि दोस्तों जो क्या है, नहीं अप्राकृतिक तो मतलब इसका वो हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका मतलब कि समानार्थी शब्द हो जाएगा, है ना, बनावटी हो जाएगा। लेकिन इसका विलोम अगर देखें, विलोम हो जाएगा दोस्तों प्राकृतिक, जो नेचुरली हो। नेचुरली होता है जो चीज उसको दोस्तों प्राकृतिक बोलते हैं, और जो बनाई गई चीज है उसको दोस्तों कृत्रिम, संश्लेषित या फिर अप्राकृतिक, बनावटी बोल देते हैं। तो विलोम आपको बताना था, तो प्राकृतिक दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, उपयुक्त लोकोक्ति से वाक्य पूरा कीजिए। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना डैश नहीं है। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना ईद का चांद नहीं है, ये बाएं हाथ का खेल नहीं है, ये ऊंट के मुंह में जीरा नहीं है, ये घर की मुर्गी दाल बराबर नहीं है। तो वैसे दोस्तों आपको देखने से ही पता चल रहा होगा जो लोकोक्ति है वो क्या बनेगी। इतने ऊंचे पद पर पहुंचना बाएं हाथ का खेल नहीं है, यानी कि कोई आसान काम नहीं है इतने ऊंचे पद पर पहुंचना। तो बाएं हाथ का खेल का मतलब होता है आसान काम, ठीक है ना। तो इतना आसान काम नहीं है। और ईद का चांद आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, जो कि बहुत दिनों बाद आपकी किसी से मुलाकात हुई है, कोई व्यक्ति बहुत दिनों बाद दिखा, तो बहुत दिनों बाद दिखाई देता, आप कहते हो कि ईद का चांद हो गए हो, यानी दिखाई ही नहीं देते। ऊंट के मुंह में जीरा, दोस्तों ऊंट के मुंह में जीरा रखेंगे तो मतलब कि क्या है कि जितनी उसकी आवश्यकता है उससे बहुत कम चीजें रख दी। यानी ऊंट के मुंह में जीरा तब यूज किया जाता है जब जितनी आवश्यकता होती है उससे बहुत कम देना, उसमें जब हम बोलते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। अब ऊंट के मुंह में जीरा तो पता भी नहीं चलेगा, है ना। घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो आपने सुना होगा। घर की मुर्गी दाल बराबर का मतलब दोस्तों घर में जो वस्तु होती है उसका दोस्तों क्या है, कोई महत्व नहीं होता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता, है ना, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि घर की जो वस्तु है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं होती, वहां पे इसको यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, अनुपम शब्द का समानार्थक शब्द आपको बताना है। अनुपम, अनुपम शब्द का समानार्थक अंबर, अनंग, अपूर्व, ये इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अंबर है जो, वो या तो आकाश का पर्यायवाची होता है और कपड़े का भी पर्यायवाची होता है। तो ये इसे हम दोस्तों अनेकार्थक शब्द भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कपड़े का भी पर्यायवाची है और आसमान का भी पर्यायवाची है। अनंग, अनंग दोस्तों हम कामदेव को बोलते हैं, कामदेव, और इसको मनोज या मदन भी बोल देते हैं, ठीक है ना। अनंग यानी कि देह रहित, ठीक है ना। और अनुपम का जो पर्यायवाची होगा दोस्तों वो क्या होगा, और अपूर्व होगा। क्या होगा? अपूर्व। अनुपम का मतलब होता है दोस्तों अतुलनीय, यानी कोई ऐसी यूनिक चीज आप मान सकते हो कि ऐसी चीज हुई जो पहले कभी हुई ना हो, ऐसा आप मान सकते हो, यानी बहुत ही अद्भुत, यानी कि अद्वितीय जिसको बोल सकते हैं, अद्वितीय यानी यूनिक बोलते हैं। ये सर्वोत्तम, उत्कृष्ट बोल सकते हैं। अपूर्व, पूर्व का मतलब पहले, अपूर्व जो पहले ना हुई हो कभी, है ना, उसको बोलते हैं अनुपम, यानी बहुत ही क्या कहते हैं, अतुलनीय, उत्कृष्ट कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, अनुपम का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा, अपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, नश्वर का विलोम शब्द कौन सा है। नश्वर का विलोम, ईश्वर है, अनश्वर है, कृत्रिम है या फिर लौकिक है। तो नश्वर का विलोम शब्द दोस्तों आपको बताना है। देखने से ही आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा दोस्तों, नश्वर का जो विलोम शब्द है वो क्या हो जाएगा, अनश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनश्वर। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34,
14 सितंबर डैश को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। दोस्तों हिंदी दिवस हम 14 सितंबर को मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन हिंदी को जो राजभाषा है वो कब घोषित किया गया? 14 सितंबर। और आपको सन बताना है 1946, 1949, 1948, 1952। तो दोस्तों जो हिंदी है उसको राजभाषा घोषित किया गया था 14 सितंबर 1949 को, 1949। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, पाला पड़ना मुहावरे का अर्थ है। पाला पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? सहारा देना, सुरक्षित रहना, वास्ता पड़ना, इनमें से कोई नहीं। ये भी दोस्तों बहुत ही इजी है, पाला पड़ना। इसका दोस्तों आंसर आपको कमेंट करके लास्ट में बताना है। मुझे ये भी पता चल जाएगा इससे कि आप पढ़ने वाले बच्चे आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और अगर आप दोस्तों यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आपको वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने जो बाकी साथी हैं उनके साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि उनका भी दोस्तों फायदा हो जाए। और अगर आपने दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि दोस्तों जब भी हम आपके लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आएँ उनकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो प्यारे दोस्तों मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।